नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। चुनाव का घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, चुनाव की गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, चुनाव नजदीक आता जा रहा है और चुनाव की जो घटनाक्रम है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। गठबंधन के जो पेच है वो भी स्पष्ट होते जा रहे हैं और मुद्दे भी साफ होते जा रहे हैं। धीरे धीरे चुनाव की स्थितियां बिल्कुल साफ आती जा रही है जैसे जैसे समय बढ़ रहा आगे। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं, अभी तक की जो स्थितियां हैं उनमें कौन चैलेंजर है, कौन चुनौती दे रहा है, कौन सी पार्टी चुनौती दे रही है समाजवादी मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कौन सी पार्टी चुनौती दे रही है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी पार्टी चुनौती दे रही है। अभी तक की जो स्थितियां हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए, गठबंधन की इस बार गठबंधन का उन्होंने छोटे दलों से गठबंधन की एक पॉलिसी तय की है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के वहां अपनी ताकत बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये गठबंधन करने का फैसला किया है। और इस बार भी एक्सपेरिमेंट है, इस बार भी एक्सपेरिमेंट है। पिछली बार 2 बार बस बहुजन समाज पार्टी से और कांग्रेस से समझौता करके देख चुकी समाजवादी पार्टी। इस बार छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने की बात है। उधर कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्राएं शुरू की हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भी हुई हैं उनकी। महिलाओं को अधिक तवज्जो देने की बात है उनकी तरफ से। ये चीजें हैं। प्रसपा की ओर से भी अभी कुछ तय नहीं है। अब लखनऊ में बड़ा सम्मेलन करने की बात शिवपाल सिंह यादव ने कही है कि उसमें हम तय करेंगे कि क्या हमारी रणनीति हो, क्योंकि अभी तक उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव दूसरे दलों से गठबंधन की स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। पर जो प्रसपा है, शिवपाल सिंह यादव की पार्टी है, उसके साथ गठबंधन करने की का उनका रुख भी स्पष्ट अभी तक नहीं हो पा रहा है। बार बार शिवपाल सिंह यादव ने अपनी यात्रा भी चलाई है, उसके बाद में भी उन्होंने बार बार कहा है कि हमारी पहली वरीयता समाजवादी पार्टी है। लेकिन ये है जो चाहत है वो केवल वन साइडेड लगती है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से बहुत अच्छा सकारात्मक रुख शिवपाल सिंह यादव और उनकी पार्टी के लिए अभी तक कभी नहीं दिखा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी तक की जो स्थितियां हैं, जो गठबंधन हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन हुआ है, जयंत चौधरी से बात हुई है, अब आम आदमी पार्टी भी नजदीक आई है समाजवादी पार्टी से। तो ये जो छोटे दलों से गठबंधन करके एक नया प्रयोग अखिलेश यादव इस बार कर रहे हैं, उसका वो कितनी चुनौती दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। और अब इस सवाल का जवाब आप लोग ही अपने हिसाब से लोगों दर्शकों को बताएंगे कि कौन सी पार्टी इस बार चुनौती दे रही है अभी तक भारतीय जनता पार्टी को, क्या स्थिति में, कौन चैलेंजर की स्थिति में है, कौन सी पार्टी चुनौती दे रही है अभी तक भारतीय जनता पार्टी को, और जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा क्या स्थितियां बनती जाएंगी। अनिल गंगवार जी, शुरू करते हैं आपसे ही। जी और आज की जो पैनल में जो गेस्ट शामिल हैं उनसे परिचय आप करा दें। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह हैं, प्राचार्य हैं डिग्री कॉलेज में, और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा की नेता हैं, और समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, सुभाष चंद्र शाह के हैं, अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस से अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और प्रसपा से मुख्तार एनी भाई आज हम सबके साथ में जुड़े हैं। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का, आज की इस बहस का, आज के इस बुलेटिन का। और इस पर ही हम सीधे सीधे एक सीधा इसमें आपको सीधा सीधा जवाब ही देना है कि किस पार्टी को, कौन सी पार्टी चैलेंज दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्या स्थितियां हैं और आपके कथन के पीछे क्या तर्क है, ये बताएंगे आप अपने वक्तव्य में अलग अलग। और इसके साथ ही चर्चा आगे बढ़ेगी। अनिल गंगवार जी। जी शेखर भाई, आपने जैसा विषय दिया है कि अब जो
चुनाव का संग्राम प्रारंभ होने वाला है, उसमें कौन पार्टी चैलेंजर के रूप में या रनर के रूप में सत्ता में बैठी पार्टी को चैलेंज कर रही है। तो ये अब तो शायद जग जाहिर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार की जो पार्टी है उसको बहुत ही नजदीक से चैलेंजर के रूप में खड़ी है और उसके कई मुद्दे हैं। जनता का रुझान सपा की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी ये पहचान है, जब किसी दूसरे दलों में भगदड़ मच जाए और जिधर लोग जाएं, जिस डाल पर लोग बैठे, समझ लो वो ही दल अब सत्ता में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस चैलेंज को स्वीकार भी किया है और वो जान रही है कि अब हमें हटने के बाद सपा ही आएगी और वो अपने इस राजनीतिक बिसात की मोहरे भी बिछाना उसने प्रारंभ कर दिया है। वो जानती है कि हम महंगाई कम करने में विफल हो गए, विकास के मुद्दे पर हम कमजोर हुए और जो है हमारी कानून व्यवस्था कमजोर हुई, पुलिस हमारे कब्जे में नहीं रही। उसका एक उदाहरण अभी हमारे जो सदर विधायक थे उनको भी इस पे बयान देना पड़ा और कई बार इस प्रकार के विधायकों के बयान लगातार आते रहे। कुछ इनके विधायक कुंठा के शिकार हुए, हमारे दल में आ रहे। तो ये सारे जो राजनीतिक बिसाते हैं उन सबको कमजोर करने के लिए, समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए शेखर भाई अब इन्होंने दो मुद्दे निकाले हैं। एक तो 6 दिसंबर से आप ये देखिए अयोध्या से एक संतों का दल रवाना होने वाला है। वो आगे बताइए, अभी तो इतना ही बताइए कि आपकी पार्टी चैलेंज प्रेस कर रही है और जनता ये महसूस कर रही है कि समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल के रूप में मुख्य मोर्चा ले रही है। विपक्षी के रूप में मोर्चा जो है अब सपा ही ले रही है। अनुपमा जी फिर नेटवर्क चला गया। अनुपमा जी जी हाँ बोलिए। नहीं, मेरी आवाज हाँ अरे बोलिए, बोलना कुछ है। विषय बहुत अच्छा है भैया जी, विषय बहुत अच्छा है भैया आपका। छोटे दलों से आपने जैसा कि बताया कि गठबंधन और उनका कोई एक प्रयास है ये, लेकिन जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा स्थिति बाकी दलों की करूंगी क्लियर, लेकिन वो जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं और जनता से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। बसपा तो खैर कहीं दिख ही नहीं रही है, तो इसलिए उसके विषय में बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन और पंचायत चुनाव में, पंचायत सदस्य चुनाव में भी कई बार ये बात डिबेट के माध्यम से जनता के सामने रख चुकी हूँ और आज वही रख रही हूँ। से जनता ने पंचायत चुनाव में से जनता ने नकारा था भाजपा और दोनों को। अब मैं बात करती हूँ अपनी पार्टी की, कांग्रेस। तो निश्चित ही कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा चैलेंज देती है और अब से आई है तो पिछले दिनों से वो लगातार, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, केंद्रीय मंत्री के पुत्र द्वारा किया गया नरसंहार हो किसानों का, चाहे आगरा में दलित की पुलिस द्वारा जानबूझ के की गई हत्या हो, चाहे कानपुर का मसला हो, व्यापारी की हत्या का, चाहे जो भी हो, प्रियंका जी उसमें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और जो उनका एक संकल्प पत्र सामने आ रहा है निश्चित ही वो जनता के लाभ के लिए है और जनता के पक्ष में काम करेगा। तो जहां तक के चैलेंज की अगर बात आती है योगी सरकार को, तो जो योगी सरकार आपराधिक मामलों में और हर तरह से फेल है, ना तो महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना उन्होंने जो महिलाओं को बढ़ाने बताने की बात आगे की वो कुछ कर रहे हैं और खाम खा के झूठे आंकड़े, झूठे के काम कर रहे हैं। तो कम से कम मुझे लगता है कि यूपी चुनाव में 22 में यूपी की जनता से भी मैं ये अपेक्षा करती हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, और मुझे लग भी रहा है जहां तक हम बातचीत करते हैं जनता से, तो जनता का भी रुझान यही आ रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान ले रही है। और योगी जी के भी कई बार इस तरह के डायलॉग आते हैं कि जिससे कि लगता है कि वो
प्रियंका जी से डरे हुए हैं। अन्यथा लखीमपुर नरसंहार के समय जब प्रियंका जी वहां किसानों से मिलने जा रही थी तो 3 दिन तक उन्हें नजरबंद करके रखने की कोई जरूरत नहीं थी। इनकी महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की जो संवेदनाएं हैं वो क्या हुई थी उस समय। ना इन महिलाओं की संवेदनाएं हाथरस कांड नजर आई थी, न उन्नाव कांड में नजर आई हैं, और ना ही लखीमपुर नरसंहार में। तो इनके अपने प्रदेश की महिलाओं आई हो, चाहे दूसरे इनके समक्ष खड़ी पार्टी की, विपक्षी पार्टी की महिला, राष्ट्रीय स्तर की महिला वहां पे खड़ी हो, महिलाओं के प्रति सम्मान का वास्तव में भाजपा से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। स्थिति जो है कांग्रेस का, हम तो गोधरा भी गिनवाएंगे, हम गोधरा भी गिनवाएंगे, हम पुलवामा भी गिनवाएंगे, चिंता मत कीजिए, हम गोधरा भी गिनवाएंगे, हम पुलवामा भी गिनवाएंगे, और जनता सब देखेगी 22 में। जी विभाजन भी गिनवाइए। हाँ टेनी भाई बोलिए। जी बिल्कुल, मैं तो 12 रुकिए। की स्थापना भी गिनवाऊंगी, आरएसएस की स्थापना भी गिनवाऊंगी, पुरानों पे मत जाइए। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की 2 दिन बाद मिली लाश की भी बात उठाऊंगी, उनको किसने मारा। भैया हाँ टेनी भाई अभी भाई कह रहे थे कि बिल्कुल सही ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चैलेंजर के रूप में, भाई साहब एक बात आपको याद होना चाहिए, इससे पहले चुनाव हुआ था, जब 2017 का चुनाव हुआ था तब भी समाजवादी पार्टी चैलेंजर के रूप में थी, लेकिन उस वक्त भी आदरणीय अखिलेश जी ने आपने चाचा का सम्मान नहीं किया था, जनता ने नहीं, कार्यकर्ताओं ने ही नहीं, सभी में इसका आक्रोश हुआ और समाजवादी पार्टी 48 पर आ गई थी। और आज भी बहुत अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी को चैलेंजर के रूप में माना जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने 3 दलों से समझौता भी किया है। लेकिन आप शेखर भाई, आप भाई साहब और आम लोगों से, आम लोग इन 3 दलों को नहीं जानते हैं, आम लोग चाचा को जानते हैं। आम आदमी से पूछो तो वो कहता हाँ अखिलेश जी है तो चैलेंज में, अगर चाचा से समझौता कर ले तब ठीक है। ये जो दल है ना अपने अपने क्षेत्रों में है, लेकिन लोगों के मन में चाचा, पहला नाम चाचा आता है। अगर चाचा से समर्थन नहीं हुआ, चाचा से समझौता नहीं हुआ, तो आदरणीय अखिलेश जी हमारी समाजवादी पार्टी का आपकी फिर कुछ नहीं होने वाला है। ये कितने भी दलों से कर लीजिए, इन दलों को लोग जानते जरूर हैं लेकिन पहचानते चाचा को है। तो बगैर प्रसवा के कुछ नहीं होने वाला है, और नहीं तो फिर देख लीजिए, यही सत्य है और इसको आदरणीय अखिलेश जी को स्वीकार करना चाहिए। अभिषेक जी भी कह रहे हैं चाचा ने हमेशा आगे, हर बात में आगे चल रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी की तरफ से, आदरणीय अखिलेश जी की तरफ से अभी कोई संतोषजनक जवाब, संतोषजनक नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसा ही था, कोई और भी आम पार्टी संजय सिंह भी आए मिलने, लेकिन अगर चाचा नहीं मिल रहे हैं तो कुछ नहीं। आम आदमी के दिमाग में शेखर भाई एक ही नाम है, यार चाचा से बात नहीं तो कुछ नहीं होगा। चाचा चाचा है, यही हमारा कहना। सुभाष जी सर, पहले तो मुद्दे बात करेंगे। जो आपका सवाल है कि योगी जी का चैलेंजर कौन है, तो योगी जी का चैलेंजर केवल और केवल समाजवादी पार्टी है, दूसरा कोई चैलेंजर नहीं है इस प्रदेश में। सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ जो है महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और चरम सीमा पर जो है पहुंचाया है, तो वो पहुंचाया सिर्फ जो है द्वेष भावना की राजनीति, ये सबसे बड़ी वो रही है, नफरत फैलाई है। तो इस नफरत का जवाब, महंगाई का जवाब और जो है भ्रष्टाचारी का जवाब जनता जनार्दन देगी। तो इसलिए सब जनता जान चुकी है कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सपा ही इसका विकल्प बचा है, बाकी कोई विकल्प नहीं बचा। अब हम भाई टेनी जी के जवाब पर हम इसमें इसलिए कहना चाहते हैं, हमारे साथ जनता का जनार्दन है, जनता का बहुत बड़ा विश्वास है और जनता चाह रही है। तो चाचा जी पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, वो मामला उच्च स्तरीय है, वो हमारे स्तर का उसका नहीं है। केवल जनता ने मन बना लिया है। और बीजेपी में सिर्फ जो इतनी महंगाई है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है, दवाइयां हैं, कोई चाहे शिक्षा है, किसी चीज पे इनका जो है नियंत्रण नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऊपर बढ़ता चला गया।
निरंतर बढ़ता चला गया। तो उसका जवाब जो है जनता इससे देगी। अब उसको चाहिए क्या कि इस महंगाई को जो कम नहीं कर पाए, डीजल इतना बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, मतलब महंगाई सबसे ज्यादा ऊपर रही है, तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अकेले चैलेंजर के रूप में अगर कोई है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उसका जवाब देंगे, इसके अलावा कोई दूसरे का है ही नहीं। श्वेता जी। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना सुनियोजित सुसंगठित योजना के तहत कार्य कर रही है और उसके जुझारू कार्यकर्ता निस्वार्थ राष्ट्रवाद की भावना के साथ संजोए हुए जो कार्य कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए योगी जी के आगे तो कोई भी पार्टी चैलेंज के रूप में नहीं है। और हमारा भाजपा का संगठन घर घर जाके बूथ स्तर पे महिलाएं भी सब मिल घर घर जाके अपने विकास कार्यों को और योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचा रही है। और पहुंचाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जनता का ही कार्य किया गया है, तो जनता उससे स्वयं ही जानती है कि सरकार ने क्या क्या किया है। वहीं पर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जो है वो छोटे छोटे दलों से अपना समझौता कर रही है, लेकिन जब उसमें आपसी अंतर कलह, अनुशासनहीनता और ये सब है, इसके कारण संगठनात्मक ढांचा काफी कमजोर है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता भी असहज महसूस कर रहा है। अभी कार्यकर्ता को यही नहीं पता चल रहा है कि हमारा प्रसपा से संगठन हो पाएगा कि नहीं, जिस पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं कल वो हमारे साथ ही ना आ जाए। अभी बड़ी असमंजस की स्थिति सपा में भी दिखाई पड़ रही है, और सबसे ज्यादा तो इसमें अंतर कलह ही दृष्टिगोचर हो रहा है। और अभी विगत दिनों सपा के संरक्षक ने स्वयं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश एवं पूरे राष्ट्र में उसके बढ़ते हुए कदमों की और विकास की जो प्रशंसा की है, वो आप सबके समक्ष आप लोग ने भी उसको सुना होगा। मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं भारतीय जनता पार्टी की काफी तारीफ करी है। और ऐसी परिस्थिति में श्री अखिलेश जी तो कहीं भी योगी जी के समक्ष खड़े नहीं हो सकते हैं, तो मैं उन सपा को कोई बहुत बड़ा चैलेंजर नहीं मानती हूँ। रही बात बसपा की, तो बसपा की तो कोई बात ही मत करिए, उनके लिए तो अपना अस्तित्व बचाए रखना ही इस समय एक बहुत बड़ा कार्य है, तो फिर चैलेंज तो वो कहीं से भी भाजपा को नहीं कर पा रही है। अब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का भी जवाब देना चाहूंगी थोड़ा विस्तार में। जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि पूरा वो जो है योगी जी भी डर रहे हैं प्रियंका जी से, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी वापसी कर रही हैं, इसका सब, और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रही हैं। अभी कल ही अदिति सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, और उनके द्वारा किए गए शब्दों को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी कि पार्टी हाईकमान ने संगठन को ही खत्म कर दिया है, और उत्तर प्रदेश में ग्रास रूट लेवल पे संगठन खत्म हो चुका है, और हाईकमान जो है समस्याओं को समझने सुलझाने में कोई भी रुचि नहीं ले रहा है, और कार्यकर्ताओं में अनुशासन समन्वय एवं एकता का स्पष्ट अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब मैं विधायक हूँ किसी क्षेत्र की, तो मेरे लिए विकास कार्य करना और जनता के समक्ष जाना असंभव प्रतीत हो रहा है। इसी वजह से मैं भाजपा की सदस्यता स्वीकार कर रही हूँ। और जैसा कि हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रियंका गांधी एक उम्मीद की चिराग लेके उभरी जरूर है, लेकिन वो 7 प्रतिज्ञाएं लेके मानती हैं आप, लेकिन 15 दिन तक वो घूमी और उसके बाद फिर नेतृत्व में चली गई है। बात मानते हैं। तो कांग्रेस का नेतृत्व संगठनात्मक स्तर पर काफी कमजोर है। तो मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे योगी जी 24 कैरेट गोल्ड हैं, और उनके मुकाबले में कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा है और ना कर सकता है। हम अपने विकास कार्यों को लेके जनता के सामने जाएंगे, और 2022 में पुनः मजबूती के साथ हम सरकार बना रहे हैं। जो सत्ता में हम वापस आ वो रहे विकास कार्य जो किए ही नहीं है। ठीक है आलोक जी। हाँ शेखर भाई, बड़ा अच्छा विषय है, और चैलेंज विचार भी अच्छे हैं, विचार भी बहुत अच्छे हैं, और इतिहास की हमको जानकारी कांग्रेस ने कराई, ये भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को इस बात की बधाई दे दूं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास जेवर में किया है और ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के सभी दल के जितने भी लोग हैं और जनता जिसको सुन रही है वो इसे अपने संज्ञान में ले और गदगद हो इस बात के लिए। अभी बात आई थी कि चैलेंज की, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के ही जमीनें जो साथी अनुग्रहित की है वो उनका मुआवजा नहीं मिला है जेवर में। चिंता नहीं जेवर करें में आप जिनकी जमीनें आप ली वकील गई हैं उसमें वकील कोर्ट हो, में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट आप में वकील हो, मुकदमे चल आप रहे हैं, वो वकील हो, वहां वापस से नहीं मुकदमे हुए हैं, लड़िएगा। वो अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, आप वो अभी वकील हैं, तक मुकदमे मुआवजा नहीं लड़िए मिला है। जाकर। मैं सुन वकील हूँ, मुझे लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप सुन मुझे मत लीजिए बताइए। आप सुन लीजिए बहन जी, अध्यापक हैं, आप बहन जी अध्यापक सुन हैं, लीजिए। अपने अध्यापक के गुण का अपना पद का पूरा मान रखिए और जनता मैं को आपका बुलावे मान में रख रहा मत हूँ, डालिए, सही बात की मैं शिक्षा आपका दीजिए, मान रख रहा सही हूँ, बात मैं की आपका शिक्षा मान दीजिए। रख मुझे मत चलिए बताइए चलिए कि मैं सुनिए, वकील सुन बन के लीजिए फिर किसका बोलिए। हाँ मुकदमा लड़ूंगी किसका सुन नहीं, लीजिए फिर बोलिए। हाँ पर्सनल मत जाइए। ठीक अनुपमा है, जी सुन लीजिए फिर बोलिए। हाँ बीच में ना बोला करें तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं पर्सनल मत जाइए ना, पर्सनल मत जाइए। नहीं, मैं बार बार पर्सनल टोक नहीं रही गया, हूँ आप लोगों को। आपने कहा मुकदमे चल बिल्कुल रहे हैं आप मुझे तो वो एडवाइस नहीं न्यायालय दे सकते। न्यायालय व्हाट आप यू टू एडवाइस मी टू हाउ टू डू माय एडवोकेसी। नहीं नहीं, You are एडवोकेसी nobody को to मैं चैलेंज नहीं advise कर me. रहा You हूँ। are nobody अरे to you बहन are जी, nobody to advise me बहन how जी, to do बहन जी, आप how बात to do सुनिए, my आप बात सुन लीजिए, advocacy. बात नहीं तो सुन आपको लीजिए। तो बताने वाले कोई नहीं है ना कि मैं हमने कहा कि आप अरे वकील बोलने हैं, दीजिए भाई, ये अनुपमा जी, पेज है, ये कुछ नहीं होता अनुपमा है, जी बोलने तो दीजिए, समय उनको निकल रहा होता है। फिर। हाँ ये हमने आपके आपका हमने नंबर आपके मिलेगा। दीजिए, टिप्पणी उस ना करें, आप उस टिप्पणी मत पेशे कीजिए आलोक की। नहीं पेशे पर करेंगे, नहीं टिप्पणी नहीं करेंगे, की है। नहीं करेंगे। आप बात तो सुनिए, आप बातें नहीं नहीं सुनते। करेंगे। हाँ। अब रही बात समाजवादी पार्टी के साथी हमारे गंगवार जी कह रहे थे कि हम रनर हैं, रनर और एक दूसरा शब्द आता है विनर। तो ये आप खुद ही निर्णय कर लीजिए कि समाजवादी अरे पार्टी कह रनर रही है वैद भैया, कि हम रनर पिछले हैं। बार रनर थे, अरे अब फिर भाई साहब, पहले तो देखिए आलोक जी, भाई साहब सुन रनर लीजिए। थे या नहीं थे भाई? नहीं अभी नहीं, 17 में मैं हम ही अभी तो भी रनर मान रहा हूँ, थे। मैं भी हाँ। अभी भी मान रहा हूँ कि आप रनर हैं। और मैं रनर कह भी तो रहा हूँ, रहेंगे, आप आप स्वीकार रनर कर भी रहे हैं कि रहेंगे। हम रनर हैं, आप रनर रहेंगे। हम आपको इस बात की पहले से शुभकामनाएं देते हैं कि आप रनर रहेंगे। अब वो रहेंगे या लेकिन नहीं रहेंगे वो तो नहीं, बात की बात है लेकिन भाई। आपने अब रनर और दूसरे विनर, राउंड में हर आदमी कोशिश लेकिन तो चिंता करेगा ना चिंता नहीं भाई। समय करो, देखिए निकल रहा फिर ये आपका। दौड़ है, आप ये तो रनर रहिए, राजनीतिक दौड़ हमारी होगी। शुभकामनाएं हैं, हम विनर रहेंगे। रही बात चुनौती की, हाँ चुनौती है हमारे सामने, हमारी पार्टी के सामने चुनौती है कि हमने प्रदेश के विकास को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। हमारी चुनौती प्रदेश का विकास है और आपकी चुनौती है कि भानुमति का कुनबा जोड़ करके किस प्रकार से सत्ता हथियाई जाए, ये चुनौती है आपकी। तो हमारी चुनौती में और आपकी चुनौती में अंतर है। हमारी आपसे किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, आपकी चुनौती है कि किस प्रकार से ये विभिन्न विचारधाराओं के लोग कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करें, जैसे सत्ता की लूट खसोट में हम कैसे शामिल हों, इसकी चुनौती आप सबके सामने है। अभी हमारी बहन श्वेता बहन जी ने कहा था कि ये अंतर कलह का मामला इसीलिए है। ये जो चुनौती हमारे लिए नहीं है, ये चुनौती आप के लिए है। आप कैसे इन दलों को जोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे अंत तक, जिससे कि हम भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, उसको हम चुनौती दें। ये सब परिस्थितियां विकसित हो रही हैं, तो चिंता नहीं करो, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए जनता का, प्रदेश की जनता का विकास हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और इसी के विकास के दम पर प्रदेश की जनता हमें उसी चुनौती, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से है, ऐतिहासिक रूप से विजयी बनाएगी। मुकेश सिंह जी। हाँ शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये विषय लेने के लिए। हमें लगता है कि आज ये निर्णय हो जाएगा कि अब सरकार किसकी 2022 में बनने वाली है। हम दूसरे दलों की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे कि हमने ये तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश तो हमने एक्सप्रेस वे बना के तैयार कर दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हमने जो पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो आज माननीय मोदी जी ने किया वो हमने कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने लगातार विकास किया है।
नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, पूरी प्रदेश में लागू किया जा रहा है, रेलवे का विकास किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा प्रदेश एक विकास की मुख्य धारा में, हम पीछे मुड़ के नहीं रहे। हमने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 जनपदों का दौरा किया, अस्पतालों में गए, मरीजों से मिले, उनके डॉक्टरों से मिले, उनका सम्मान किया। और इस तरीके से हम लगातार पूछे 5 वर्ष से पीछे मुड़ के ये देख नहीं रहे हैं कि हमारे पीछे कौन है, और न देखना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं माननीय कांग्रेस के सदस्यों से, माननीय बहन जी बैठी हैं, नाराज ना हो जाएं, आपको हो क्या गया है? सिद्धू पाकिस्तान जा रहे हैं, इमरान खान को भाई साहब कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है, कि आखिर हो क्या? हम ये पूछना चाहते हैं ना, कॉरिडोर किसने खोला है? कॉरिडोर खोला है, कॉरिडोर किसने खोला है ना? आप स्पष्ट बातें किया कीजिए, बताओ आप कहे तो बहुत वायदा है और दूसरा करे थोड़ा। जब तक सिद्धि सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। एलिगेशन मत लगाइए मुकेश सिंह जी, आप एक सम्मानित पद पे हैं। नहीं, आप एलिगेशन नहीं लगा रहे। सुन लीजिए भाई, अनुपमा जी सुन लीजिए। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी क्यों नहीं आती है। दूसरी बात, हम समाजवादी पार्टी के सदस्यों के बारे में कहेंगे कि अब जो लोग गठबंधन कर रहे हैं या जो लोग चैलेंज दे रहे हैं, क्या उनसे ये पूछा जाए कि जमीनी नेता है? हमें तो लगता है जयंत चौधरी और माननीय अखिलेश यादव जी जमीनी नेता ही नहीं है। इनको यही नहीं मालूम है कि आखिर खेती कैसे होती, गमले से फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। सही बात है, बाहर है राठौर साहब। डॉक्टर साहब मैं एक बात कहूंगा। आपने कहा हमने विकास किया, हाँ पूरी हो गई। शेखर जी, हाँ अभी तो हमारा हो जाने दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी विनाश बाकी है भाजपा का। हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर गमले की खेती से इस देश का, प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। जमीनी नेताओं को तो आपने बक्से में बंद कर दिया है, उनकी तो आप परामर्श और सलाह भी नहीं मानना चाहते हैं। और आप जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिलकर उत्तर प्रदेश चैलेंज कर रहे हैं, कौन मानेगा? कौन सी जनता मानने वाली है? पिछले वर्ष भी आप गठबंधन करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों पदाधिकारी पूरे प्रदेश से देश भर में दौड़ा कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और अपना विकास बता रहे, और कहते हैं कि रनर कोई हो कोई चिंता नहीं, लेकिन विनर तो हम ही हैं और 2022 में हम चुनाव जीतेंगे, ये हमारा निर्णय है और जीत के जाएंगे। शेखर भाई, अभी इन्होंने ये कहा कि भानुमति का कुनबा जोड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या, जो लोग दुनिया कहती वही है, झूठ बोलते हैं। आप ये देखिए आपके पास कितना कुनबा है? अनुप्रिया पटेल आपके पास, निजात मारी, 4 मेरे पास, 5 आपके पास हैं। आप क्यों इतना झूठ बोलते हैं? क्यों जनता को गुमराह करते हैं? आप भी वही कर रहे हैं, आप भी अलग अलग विचारधाराओं को जो है मिला रहे हैं। आप ऐसी बातें करते हो। आप लोग ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हो, कम से कम देखिए तो, आप लाइन देखिएगा, आपके पास भी उतने ही दल हैं। छोटे छोटे दलों को मिलाना अलग बात है, लेकिन आप ये तो सोचिए, अगर आप विनर रहेंगे, मान लेते हैं, हम भी मान लेते हैं, लेकिन आप बताइए, आप सुनिए, आप मेरी बात, अब आप जो है 2 महीने, 1 महीना रह गया, अभी तक आपको वृंदावन और जो है श्री कृष्ण याद नहीं आ रहे थे। अब आप जो है अयोध्या से एक वो संतों का एक कुनबा जोड़ के जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फिर जो है जय फैलाने का काम करना शुरू कर दिया है। और यही आपको, यही एजेंडा आपका जो है खतरनाक है भाई। आप उनको 6 दिसंबर को आप लोगों की एक वो जो, हाँ बोलिए भाई साहब, संतों की यात्रा न निकाले और सरदार पटेल की जयंती पे जिन्ना को याद करिए। आज क्यों निकाल रहे हो? आज क्यों निकाल रहे हो? अभी तो आप लोगों को यही तो बात है, जब आपने सोच लिया आप हार गए, आपकी LIU रिपोर्ट कह रही है भाजपा हार रही है, तो आपने जो है संतों को इकट्ठा कर लिया है और ये कह दिया है कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का है।
हाँ है, आपका है, आपके अच्छा, सारे पे चलता चलो, है, आप चलो, कितना चलो, करते हैं? आप हिंदू समाज- राष्ट्र से संबंध नहीं रखते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल बस रखते हैं, आपको जिन्ना लेकिन का वोट आप चाहिए। लोग भारत का आप संत लोग जय समाज फैलाते इस हैं। डिबेट को अवश्य सुने। भारत हाँ। का संत समाज इस भारत डिबेट के को बिल्कुल अवश्य सुने, वो सुने। आपके और इशारे पे भारत चलता के है। संतों के बजरंग प्रति दल, श्रद्धा देखिए, रखने वाले विनय जितने भी कटियार को अनुयायी खत्म हैं, कर दिया वो आपने। इस डिबेट को जब अवश्य आप लोग सुने जय और फैलाते हैं, समाजवादी पार्टी तब के चरित्र आप को लोग समझें। ऐसे नेताओं आज को हम- लाते हैं आज हम इस डिबेट जिनका के उपयोग माध्यम करते से हैं। प्रदेश आज की मैं पूछना जनता चाहता हूँ, को विनय कटियार आज कहाँ आगाह है कर आपके? रहे हैं कि ये मैं समाजवादी पूछना चाहती हूँ, जब माननीय मुलायम अयोध्या सिंह यादव जी कहाँ है? अयोध्या में जरूरत पड़ी तो बजरंग दल के संयोजक विनय ये कटियार संत थे, विरोधी हैं। और जब सत्ता का मलाई खाने का नंबर आया तो आप खा रहे हैं। से निर्णय करें। हाँ, नहीं, बिल्कुल जब करेंगे। जब जब संतों उसका को उद्घाटन भड़काइए, फंडिंग करिए, देखिए इससे क्या होता है? अयोध्या में भजन करना जाइए, भारत देश में जन्मभूमि भजन गिरा करना दीजिए। बुरी बात है। संतों नहीं, को बुरी एकत्र बात नहीं, करना आज बुरी तुम बात है। कर रहे हो, जिन्ना का आप सम्मान करवा करना, रहे हैं। पिता के हाथ से आप- माइक छीन लेना, ये ये बहुत अच्छी बात है। काम आप कर रहे हैं। देश के भाई, सभी नवाज संत शरीफ बात हमारे बोलिए, सुभाष जी। पूजनीय हैं। देश के सुभाष जी सभी बोलना, संत सुभाष हमारे जी। पूजनीय जी हैं। हम बोल रहे हैं। हम अरे माननीय मोदी पूजनीय जी, है, हम ये कह लेकिन रहे आप हैं। उनका उपयोग करते क्या? हैं। माननीय नहीं, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन- मोदी जी ने जब उसको खाली क्या कहते बोलो हैं, भाई, बोलो, सुभाष जी तालिबान बोलिए। को जब अयोध्या 57,000 करोड़ रुपए इनका का वो दिया बीजेपी है, वालों का सहायता, तब क्या हुआ है? बीजेपी वालों का सिर्फ और सिर्फ ये है कि नफरत की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम समाजवादी फैलाना। पार्टी समाजवादी समाजवादी पार्टी एक समाजवादी पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि समन्वय बना रहे इस हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान में समन्वय बना रहे। कोई जातवाद की राजनीति नहीं है, कोई धर्मवाद की राजनीति नहीं है। आप तो सिर्फ इतना फैलाते हैं कि व्यवस्था फैले। आपके यहाँ पर कोई एजेंडा ही नहीं, आपके यहाँ कोई विकास नहीं है। आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ है कि जो है किसी भी अरे तरीके ये से एजेंडा अखबार में लागू करिएगा। पुष्टिकरण करना आपका काम है, दूसरा काम ही नहीं आपका। आप विकास की बात कह रहे हैं, कोई विकास आज तक आप प्रदेश में लोग किया हाथ है चुके बताइए। हो। आप हमारे उद्घाटन पे उद्घाटन, आप हमारे उद्घाटन पे उद्घाटन और जो है हमारे शिलान्यास पे शिलान्यास, इसके अलावा आपके पास कोई काम दूसरा है ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जो है हिंदू मुस्लिम बना दें, उसको वोट ध्रुवीकरण करा दें। दूसरा कोई है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं आपके पास। आपने पूरा कोई विकास नाम का कराया नहीं। बेरोजगारी आपने इतनी फैला दी है जरूरत से ज्यादा, महंगाई आपने इतनी फैला दी है कि जनता स्वस्थ है। तो आप कह रहे हैं रनर विनर की बात, आप रनर जहाँ पर आप सबसे पीछे होंगे, आप रनर भी नहीं है, विनर की बात छोड़ दीजिए। 2022 में आप जो है बिल्कुल देश प्रदेश नहीं, देश से भी मतलब आपका वो हो जाएगा 24 में देश को गर्त में पहुंचाने वाली सबसे बड़ी पार्टी की नेता है ये, और ये सब बीजेपी जिन्होंने नहीं, वो बीजेपी है। प्रदेश का जो आज जो सस्ता हल कर दिया है, तो बदहाल है, उसका कारण सिर्फ बीजेपी। और सपा इनको संतों से परे है, मुस्लिम लीग को चाचा को नहीं ले पा रहे हैं, अपने पिता को वांछित सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, वो संतों की महत्व क्या समझेंगे? ऐसा भी एक राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, यहाँ संतों का सम्मान नहीं होगा तो किसका? जिन्ना का सम्मान करेंगे आप लोग? समझते हैं भगवान का महत्व, ऐतराज है आपको संतों से? अभी आज एक संत बोल रहे थे कि वहाँ मथुरा में हम मस्जिद में जाके सुंदरकांड करेंगे। बताइए आप, जब वो मामला कोर्ट में है, जब मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय में भरोसा करिए ना। इनका काम ही है, इनका विकास है ही नहीं। जाएं और वहां पर विरोध करें जाकर। इनका विकास नाम का कोई काम नहीं है, सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम फैला के और जो है सरकार मानना चाहने की है। अभी तक तो जनता सुंदरकांड जान नहीं चुकी करा है। था, अखंड पाठ अभी तक नहीं करा था, अब तुम डमरू बजाने लगे हो। अरे अभी इससे पहले करते ना। अरे आपकी सरकार रही, आप कर देते। अब ये चुनाव हो जाए, हमारी सरकार ने विकास कराया है। यदुवंशी अपने को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। अच्छा, ये लोहिया क्या आपने बनाया? लोहिया हॉस्पिटल किसने बनाया? आपने बनाया। हेलीपैड किसने बनाया? आपने बनाया। सूत मिल आपने लगवाया। ये जेवर वाला आपने लगवाई है। चलते थे, अब नहीं, आपने क्या करा है? मत करिए, लोहिया जी से तुलना मत करिए। की सड़कों पे मील भर जो है वो गड्ढे करे हुए आप हैं। कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज बना रहे, अरे हॉस्पिटल बनाया लोहिया जी ने किसने बनाया?
जो केवल समाजवादी पार्टी बनाया है। अखबारी केवल है, मेडिकल कॉलेज बनाना, स्कूल बनाना, ये केवल अखबारी इनका है, धरातल पे कोई चीज नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है कि कौन सी पार्टी करती है? जब आपकी भाजपा कन्नौज में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, सैफई में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र रहेंगे, हिंदू की बात नहीं करेंगे, राष्ट्र की बात करके जनता को कैसे मत बनाइए। हिंदुत्व की बात करके आतंकवाद मत फैलाइए। हिंदुत्व की बात करके लेकिन जिन्ना की अरे तारीफ अनुपमा जी, अपना नाम अनुपमा जल्दी रख लीजिए। हम कैसे वो मानते हैं? नहीं, मेरा नाम तो पंडित अनुपमा शर्मा है। आप क्या करेंगे? आप मानते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए जो आप हिंदू आतंकवाद की बात करती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। कौन सा हिंदू आतंकवादी है? दूसरी कौन सा हिंदू आतंकवादी है? आप बताइए। आप अपना अनुपमा जल्दी रख लीजिए नाम। बोलने के लिए बोलना है, केवल बोलने के भाजपा लिए का हिंदू विरोध आतंकवाद करना है, केवल एक एजेंडा कौन सा है, हिंदू और कुछ आतंकवाद है? नहीं, कुछ नहीं, किसी और कोई बात नाम ही बताइए। नहीं है। आतंकवादियों की मौत पर रात पर नींद नहीं आती, रात पर रोटी नहीं, अच्छा एक बात बताइए आलोक जी, ये संविधान क्यों बनाया गया? आप बताइए। सनातन धर्म को तो चुनौती दे रही है यहाँ बैठ कर। नहीं, ये सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब चलेंगे तो संविधान क्यों बनाया गया? संविधान की बात कर रही हूँ। हमारा सोवरेन है, हमारा संविधान। हमारा संविधान भारत 370 हमारा संविधान में था क्या? 35 से हमारा संविधान में था क्या? हमारा हिंदुस्तान हमारा हिंदू धर्म 84 के दंगे हिंदुस्तान के संविधान में था। गंदगी फैलाने की बात नहीं करता। बेचारों चिंता नहीं करो, एक सीट नहीं आएगा, देश की जनता देख रही है। एक सीट नहीं आएगी। मोदी दामोदर दास खान नहीं अभी है। हिंदू जनमानस से और अगर हम जरा सी मुसलमानों की बात करें, ये कांग्रेसी हिंदुओं को आतंकवादी कर रहे हैं। मुसलमानों की बात कर लें, आप जरा लेकिन 2022 में बीजेपी नहीं आएगी, ये भी शुक्ला जी मान लीजिए आप। निशाने पे आ जाएंगे। 2022 में बीजेपी नहीं लौटेगी, ये शुक्ला जी आप तय कर लीजिए, ये मान लीजिए। ये जनता ने मन बना लिया है कि आपको प्रदेश में नहीं लौटना देंगे। बीजेपी लौटेगी कि नहीं लौटेगी, पहले बेटा नहीं लौटेगी। हम बीजेपी लौटे या न लौटे उसकी बात नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस की हमारी बहन कह रही है कि हिंदू आतंकवादी है। इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदू आतंकवादी है। नाम बताइए, नाम केवल नाम बताइए हिंदू बताइए। आतंकवाद का। हिंदू आतंकवादी है। ये हाल है, जो मन में आए पकड़ते रहो। अरे आप अपना नाम अनुपमा जल्दी कर लीजिए। सत्ता की प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर पे कोई भी एलिगेशन लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो ऐसे जाए। आरोप लगाने लगते हैं हिंदू आतंकवादी है। की भावना लेके चलता है। चलिए मुकेश जी 1 मिनट में समापन करिए। मुकेश जी। भाई साहब देखिए, हमने पहले कहा कि हमारा से एक मुद्दा है कि हम केवल विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम पीछे मुड़ के नहीं देख रहे कि कौन रनर है हमारा। जो आए पीछे लगा रहे, जो आगे आ जाएगा वो रनर हो जाएगा। लेकिन हम निश्चित तौर से अपना विकास के मुद्दे पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई मुकाबले में नहीं है। नहीं भाई साहब, हमारे अब कोई रनर नहीं है। ये लोग पीछे दौड़ रहे हैं, हम अपनी गति पे जा रहे हैं और 2022 में सरकार बनाएंगे। चलिए, भाजपा मान रही है कि कोई मुकाबले में नहीं है, भाजपा फिर सरकार बनाएगी। ये भाजपा क्लियर कट मान रही है। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए मुकेश जी का, आलोक जी का, श्वेता जी का, अनुपमा जी का, अनिल जी का, मुख्तार अंसारी, टेनी भाई का और सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।